पहला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैविक सांख्यिकी वाइटल स्टैटिक्स क्या होता है, जैविक सांख्यिकी के उपयोग एवं महत्व को बताएं। साथियों, क्वेश्चंस पूछ सकता है वाइटल रिकॉर्ड या वाइटल जो है स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स जो होता है सांख्यिकी, इसको हम लोग कॉमर्स यानी इकोनॉमिक्स के शास्त्र में, इकोनॉमिक्स के जो है हम लोग भाषा में स्टैटिक को सांख्यिकी कहते हैं, लेकिन स्टैटिक्स का मतलब आंकड़ा होता है। ठीक है, रिकॉर्ड इसके जगह पे पूछ सकता है या स्टैटिक्स दे सकता है। वाइटल रिकॉर्ड्स या वाइटल स्टैटिक्स दोनों का मतलब एक ही होता है। सांख्यिकी कहिए या आंकड़ा कहिए, बात वही है। समझ गए? जैविक सांख्यिकी या आंकड़ा क्या है, इसके उपयोग और महत्व को बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जानेंगे कि जैविक सांख्यिकी, जैविक आंकड़ा या वाइटल स्टैटिक्स या रिकॉर्ड क्या है। जीवन की महत्वपूर्ण घटना। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे घटना होते हैं जिसका रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, जैसे जन्म और मृत्यु। आप लोग जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का एक आपका पोर्टल होता है, जहां से कोई अगर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है तो बन सकता है। तो जन्म और मृत्यु जो है स्टैटिक्स होता है, विवाह का होता है, बीमारी का होता है, आदि संबंधी विभिन्न तथ्यों का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या कर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया जैव आंकड़े या जैव सांख्यिकी कहलाते हैं। यहाँ पे समझिए, वाइटल स्टैटिक्स का मतलब होता है कि जीवन के महत्वपूर्ण घटना जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह, बीमारी, इस सब से संबंधित जितने भी विभिन्न तथ्य फैक्ट होते हैं, सब का जो है एकत्रित कलेक्शन किया जाता है। इसके अंदर वाइटल स्टैटिक्स के अंदर इसका विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या करके निष्कर्ष जो है किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है, तो यही वाइटल स्टैटिक्स होता है, जैविक सांख्यिकी या जैविक आंकड़ा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा वाइटल स्टैटिक्स क्या है, तो सिंपल भाषा में बताइएगा। वाइटल जो है स्टैटिक्स का मतलब होता है कि जीवन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटना जैसे विवाह, मृत्यु, जन्म, बीमारी आदि से संबंधित जो भी सूचना, जो भी फैक्ट मतलब तथ्य होता है, इसका एकत्रीकरण करना, विश्लेषण करना और व्याख्या करके इसके निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को जैव सांख्यिकी, वाइटल साइंस कहते हैं। ठीक है, तो यही जो है हमारा वाइटल साइन होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, सकल जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट, सकल मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट, मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, परिश्रम मृत्यु दर, पेरिनेंटल मोर्टालिटी रेट, जीवन जीने की प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, किसी बीमारी की घटना, इंसिडेंस रेट ऑफ एनी डिजीज, किसी बीमारी का फैलाव दर, प्रिवेंशन रेट ऑफ एनी डिजीज, अति महत्वपूर्ण जैव सांख्यिकी दर है। देखिए, किसी भी जैव सांख्यिकी का विश्लेषण, उसका डाटा तैयार करना जैव सांख्यिकी दर कहलाता है। ठीक है, जैसे बीमारी का फैलाव दर, यानी बीमारी के फैलाव दर मतलब प्रीवेलेंस रेट ऑफ डिजीज। समझ गए? इसी प्रकार से बीमारी, किसी बीमारी के घटना दर, जीवन जीने की प्रत्याशा मतलब जीवन जो है व्यक्ति का कितना है। समझ गए? परिश्रम मृत्यु दर मतलब प्रसव जो होता है उसका मृत्यु दर कितना है। मातृ मृत्यु दर मतलब जो शिशु के जन्म देने में मातृ मृत्यु दर कितना होता है। सकल मृत्यु दर मतलब क्रूड डेथ रेट और सकल जन्म दर मतलब ये सारे के सारे जो है आपके क्या है, दर है। ये सब दर जो है निकाला जाता है। और हम दर जानते हैं, दर मतलब होता है एक प्रकार से बाटा, कि इसके टोटल के सापेक्ष में जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और यह जनसंख्या वाला है इसलिए 1000 से गुना करते हैं, तो इस प्रकार से यह दर निकलता है। ठीक है, तो दर का मतलब होता है आपका कि बट्टा। समझ गए? दर का मतलब बाटा प्रति होता है। समझ गए? तो सकल मृत्यु दर, सकल जन्म दर, समझ गए ना, बीमारी, किसी बीमारी का फैलाव दर, जीवन जीने की प्रत्याशा, ठीक है, उसके बाद किसी बीमारी की घटना दर, इस सब के सब जो है क्या है, जैव सांख्यिकी दर है। समझ गए चीज़ को? ये सांख्यिकी दरें महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक होती है। अब ये सब के सब जो दर होता है यह आपके जो है हेल्थ इंडिकेटर के रूप में काम करता है, बताता है कि देश और समाज में कैसा जो है मृत्यु का दर है, कैसा स्वास्थ्य का दर है, कैसा लोग कितना दिन जी सकता है, ठीक है, कितना कौन सी बीमारी का फैलाव रेट है, इस सब के सब पता कहाँ से चलता है, वाइटल स्टैटिक्स रेट के द्वारा ही चलता है। तो चीज़ों को समझ गए? चलिए
अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका क्या उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, मतलब ये जो आंकड़ा होता है, चाहे वो जन्म का आंकड़ा हो, मृत्यु का आंकड़ा हो, चाहे बीमारी के आंकड़ा हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का आंकड़ा हो, ये सब आंकड़ा जो होता है वाइटल रिकॉर्ड, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके उद्देश्य होते हैं जैसे बेहतर स्वास्थ्य सेवा के नियोजन करना एवं क्रियान्वयन हेतु विभिन्न घटनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। सांख्यिकी का मतलब ही होता है कि डाटा इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये जो होता है इसका महत्व है, वाइटल स्टैटिक्स का ये महत्व है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए हमको जो है विभिन्न घटनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना होगा, पढ़ना होगा कि कौन से बीमारी का फैलाव दर कितना है, उसको जो है कंट्रोल करने का दर कितना है, मृत्यु दर इससे कितना है, इससे इस देश में जन्म दर कितना है। तो ये सब का आंकड़ा रहेगा तब तो हम बेहतर जो है स्वास्थ्य अपने देश के लिए दे सकते हैं, ठीक है। देश लेवल पर जो कार्यालय है वो दे सकता है। तो ये जो है आंकड़ा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा के क्रियान्वयन में, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग होता है यानी उद्देश्य है कि सभी स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों एवं प्रबंधकों को विभिन्न जैविक घटनाओं से संबंधित न्यूनतम एवं शुद्ध आंकड़े उपलब्ध कराना। अब ये जो स्टैटिक्स होता है, जो आंकड़ा है, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये होता है कि जितने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऑफिसर्स या मैनेजमेंट होता है, वो सब जो है अपने जो भी नए नए घटना है उसके बारे में जान सके कि अभी किस बीमारी का लहर है, किसका कितना जो है कंट्रोल दर है, किसका कितना फैलाव दर है, ठीक है, किस बीमारी से लोग कितना ज़्यादा मृत्यु हो रहा है, मतलब मृत्यु दर क्या है, ठीक है। तो इस तरीके के जो है आंकड़े को जो है अधिकारियों तक जो है उपलब्ध कराना, यह बहुत मदद करता है वाइटल स्टैटिक्स, समझ गए। तीसरा देखिएगा कि प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्यांकन में सहयोग करना, ठीक है। अब जो भी स्वास्थ्य है उसको, जो भी प्रदान किया गया स्वास्थ्य है उसको मूल्यांकन में सहयोग करना, इसका एक महत्वपूर्ण जो है क्या है, घटक है। तो ये चीज़ें को समझ लीजिए, ठीक है। तो जो भी स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है उसका मूल्यांकन जो है हम स्टैटिक्स के जरिए कर सकते हैं, आंकड़ा के जरिए, ओके। समुदाय एवं देश में मौजूद विभिन्न संस्था जैसे मानव शक्ति, धन एवं सामग्री के यथासंभव सर्वश्रेष्ठ वितरण एवं उपयोग को बढ़ावा देना। अब जितने भी देश में संसाधन है, मौजूद जो भी संसाधन है जैसे ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर, मानव शक्ति, धन, समझ गए, एवं सामग्री, ये सब का जो है उपयोग जो है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस आंकड़े के तहत किया जाता है। अगर देश के पास ये आंकड़ा नहीं रहे कि हमारे देश में कितना जन्म दर है, कितना मृत्यु दर है, कितना टोटल जनसंख्या है, ठीक है, तो अगर ये चीज़ पता नहीं रहेगा तो जो प्रधानमंत्री जो योजना चलता है खाद्यान्न योजना, जिसके तहत फ्री में अनाज वगैरह दिया जाता है, अगर देश के पास डाटा नहीं रहेगा तो कैसे दे पाएगा। तो सब डाटा जो है देश के पास है तभी जो है वहाँ से जारी होता हो, अनाज जारी होता है कि हाँ हमारे देश में इतना व्यक्ति है, इतना जनसंख्या है, तो इतना अनाज का जो है उपभोग होगा इस साल, ठीक है, और उतना जारी होता है पैसा या अनाज। तो ये सब के सब जो है आंकड़ा मौजूद होता है कार्यालय में देश के पास, जहाँ लोगों को समान वितरण और उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलता है विभिन्न संसाधनों का, ठीक है, कि किन संसाधनों का कितना उपयोग होगा, कितना वितरण होगा सबके बीच में, यह जो है बताता है यह आंकड़ा, ओके। पांचवा देखिएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों को बढ़ावा देता है। अब जब हमें ये पता रहेगा कि कितना कौन से बीमारी के बढ़ावा है, कितना क्या चीज़ आवश्यकता है देश को, ठीक है, कितना जन्म कितना मृत्यु दर है, तो इससे जो है हम रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, इससे रिसर्च को क्या होगा, यानी अनुसंधान में बढ़ावा मिलता है। तो ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी यह वाइटल स्टैटिक्स जो है, जो व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्टैटिक्स होता है, आंकड़ा होता है, चाहे वो उसके मृत्यु हो, चाहे वो उसके बीमारी हो, चाहे उसके स्वास्थ्य हो, चाहे उसके जन्म दर हो, ये सब के, चाहे उसके बीमारी के फैलाव दर हो, कहीं ना कहीं सब जो है व्यक्ति से ही रिलेटेड है देश के, और देश के जो व्यक्ति से रिलेटेड है वही आपका वाइटल क्या होता है, रिकॉर्ड्स होता है, समझ गए। चलिए अब हम लोग से इसका उपयोग भी पूछा था, तो चलिए उपयोग, यूज ऑफ वाइटल स्टैटिक्स देखते हैं, इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। देखिए, जैव सांख्यिकी द्वारा दिया गया आंकड़ा समुदाय विशेष तथा देश के लोगों के स्वास्थ्य स्तर के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है। देखिए, ये जो वाइटल रिकॉर्ड या स्टैटिक्स होता है, ये जो भी आंकड़ा देता है, इस आंकड़े से जो है समुदाय और देश के लोगों को एक स्वास्थ्य स्तर के बारे में सूचना प्राप्त होता है कि किस क्षेत्र में कैसा बीमारी है, कितना ज़्यादा भयावह है, कितना ज़्यादा उसका फैलाव रेट है, कितना ज़्यादा उसका जो है रोकथाम जो है संभव है। ये सूचना प्राप्त कहाँ से होता है, इन आंकड़ों के जरिए ही होता है, ठीक है।
दूसरा देखिएगा, जैव सांख्यिकी आंकड़े समुदाय एवं देश के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या एवं आवश्यकताओं के आकलन में सहायक होते हैं। देखिए, जो जैव संबंधी मतलब वाइटल रिकॉर्ड होते हैं, जो व्यक्ति से रिलेटेड जो आंकड़े होते हैं, यह देश और समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधी क्या समस्या है और उसका आवश्यकता कैसे होगा, क्या आवश्यकता है, ये जो है वाइटल साइन से पता चलता है और ये उसको आकलन करने में बहुत हद तक सहायक होता है, जिससे पता चलता है कि लोगों के बीच में कौन सी समस्या है और इसका आवश्यकता क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये वाइटल साइन से पता चलता है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है। ओके, तीसरा देखिएगा, जैव सांख्यिकी आंकड़े एक समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर की दूसरे लोगों के स्वास्थ्य स्तर से तुलना करने में उपयोग होते हैं। अब ये आंकड़ा रहता है तो ये आंकड़ा बताता है कि जैसे गांव के लोग हैं, ठीक है, शहरी समुदाय के लोग हैं और ग्रामीण समुदाय के लोग हैं, तो इन दोनों में हेल्थ का क्या डिफरेंस है, यह पता करने के लिए आंकड़ा महत्वपूर्ण भूमिका तुलना के रूप में निभा सकता है। यह बता सकता है कि शहर में कितना जो है बीमारी का रेट है और गाँव में कितना बीमारी का रेट है, रिकवरी रेट शहर में कितना है उस बीमारी का और गाँव में कितना है, यानी ओवरऑल जो है यह तुलना करने में महत्वपूर्ण होता है एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य से। ठीक है, चौथा देखिएगा, जब सांख्यिकी आंकड़े सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के मूल्यांकन में भी सहायक होते हैं। देखिए, ये जो हमारा वाइटल रिकॉर्ड्स या स्टैटिक है, यह सरकार के द्वारा जो भी स्वास्थ्य की योजना चलाया जाता है उसका कितना ज़्यादा प्रभाव है लोगों पर, लोग कितना ज़्यादा इस योजना का जो है फ़ायदा उठा रहा है या भाग ले रहा है, यह सरकार को भी जो है इसके मूल्यांकन में मदद करता है। क्योंकि सरकार कोई भी योजना चलाती है तो उसका मूल्यांकन भी लास्ट में ज़रूर होता है, रिजल्ट भी ज़रूर देखा जाता है कि इस योजना का कितना ज़्यादा जो है इफेक्ट लोगों के बीच रहा या इस योजना का क्या फल रहा। ठीक है, तो इसके रिजल्ट लाने में, मूल्यांकन करने में बहुत बड़ा भूमिका जो है सरकार की योजना में यह वाइटल रिकॉर्ड्स निभाता है। ठीक है, पांचवा यहाँ पे देखिएगा कि ये आंकड़े समुदाय तथा देश में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के यथासंभव सर्वश्रेष्ठ उपयोग एवं वितरण को बढ़ावा देता है। अब ये जो वाइटल्स रिकॉर्ड या स्टैटिक्स है, इसके जरिए समुदाय में, एक ग्रामीण क्षेत्र में या एक देश लेवल पर भी कहा जाए तो जो भी रिसोर्सेज है, संसाधन हैं, जो भी उपयोग करने वाले चीज़ें हैं, लोगों में वितरण करने वाले चीज़ें हैं, इसको क्या करता है कि सब में उपयोग और वितरण को बढ़ाता है। ठीक है, कि हमारे जैसे देखिए, अगर सरकार को ये पता नहीं है कि हमारे देश में कितने जनसंख्या है और उस जनसंख्या जैसे समझिए एक चीज़ है, जैसे 15,000 लैपटॉप है और सरकार को वितरण करना है 15,000 पूरे जैसे समझिए कि एक राज्य है, ठीक है, राज्य नहीं, मैं देश में ही मानता हूँ, एक देश में 1 करोड़ जनसंख्या है, सीधा मानिए अगर 1 करोड़ जनसंख्या है तो 1 करोड़ जनसंख्या में 25 लाख जनसंख्या युवा का है और सरकार ने निर्णय लिया कि 25 लाख युवाओं को लैपटॉप देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से जब सरकार के पास ये डाटा नहीं रहेगा कि कितना युवा है, तो सरकार को जो लैपटॉप देना है वो कैसे पता चलेगा कि हाँ इतने युवाओं के बीच हम लैपटॉप देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास आंकड़ा होगा, यानी वाइटल रिकॉर्ड होगा और उसी रिकॉर्ड के अनुसार वह वितरण करेगा लोगों में लैपटॉप। तो यह रिकॉर्ड जो है, यह स्टैटिक रिकॉर्ड जो है, यह चीज़ों को, संसाधनों को उपयोग और वितरण में बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यह आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में प्राथमिकता निर्धारित करने में मदद करते हैं। मतलब ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो आंकड़े होते हैं स्टैटिक्स, यह स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हेल्थ सर्विस है उसको क्रियान्वयन करने में मदद करता है, मतलब कामों को चलाने में मदद करता है, सुचारू रूप से प्राथमिकता देता है कि किस, जैसे आंकड़ा बताएगा, जैसे 4 चीज़ें हैं, ठीक है, 4 चीज़ें हैं, समझ गए, 4 स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है, सी स्टूडेंट है, डी स्टूडेंट है। ठीक है, ए स्टूडेंट का संख्या ए स्टूडेंट जो है बहुत मजबूत है, ए स्टूडेंट जो है 10 अंक वाला है। ठीक है, बी स्टूडेंट को एग्ज़ाम में मिल गए 5 अंक, सी स्टूडेंट को एग्ज़ाम में मिल गए 7 अंक और डी स्टूडेंट को एग्ज़ाम में मिल गए कितने, 8 अंक। ठीक है, तो इस हिसाब से यह आंकड़ा बताएगा कि कौन सबसे ज़्यादा इसमें कमज़ोर है। तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन होगा, तो जो मार्क्स कम लाएगा वही सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ध्यान कब दिया जाएगा, कब इसको जो है प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाएगा, जब हमें पता रहेगा इसके आंकड़े के बारे में। तो ये सबसे कम नंबर बी लाया है तो बी पर ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा, ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये पता होगा तब ना कि इनमें सबसे कम जो है किसका है। उसी प्रकार से
यह आंकड़ा बताता है कि स्वास्थ्य कैसा है, कौन से स्वास्थ्य को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए कामों में, सेवा में, यह स्वास्थ्य विभाग को मदद करता है। ठीक है, सातवां और आखिरी है कि ये आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य नीतियों एवं कार्य प्रणाली में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने में मदद करता है। अब ये जो आंकड़ा है, किस आंकड़ा में कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे गड़बड़ी है, कहाँ पे कमी है, तो उस कमी के अनुसार जो है स्वास्थ्य विभाग को ये जो आंकड़ा होता है ये उस स्वास्थ्य विभाग के नीति मतलब नियम और कार्य प्रणाली को आवश्यकता अनुसार संशोधन करने में मदद करता है। अगर स्वास्थ्य विभाग देखेगा, डाटा देखेगा, आंकड़ा देखेगा और उसे जिस भी क्षेत्र में लगेगा कि इसमें कमी है स्वास्थ्य में, तो वो अपने अनुसार जो है नीति बनाएगा और कार्य प्रणाली में सुधार संशोधन करेगा। तो यही जो है मदद करता है कौन, डाटा के द्वारा, स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। तो इस प्रकार से इसका उपयोग यहाँ पे है, उपयोग कहिए या महत्व कहिए, बात वही है। उद्देश्य भी इसका बता दिए और ये होता क्या है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स या रिकॉर्ड, ये भी बता दिए। समझ गए? चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 5 नंबर में। तो चलिए मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। आसान प्रश्न है, देख लीजिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के अधीन कार्यरत शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1961 में की गई। देखिए, भोजन मिड डे मील जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया। किस मंत्रालय के अधीन किया गया? तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके मंत्रालय के अधीन में 1961 में जो है मध्याह्न भोजन जिसको बोलते हैं मिड डे मील, इसको शुरू किया गया। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, आखिर यह कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया, क्या उद्देश्य है? चलिए देखिए, पहला पॉइंट इसका देखिएगा, स्कूली बच्चों में कुपोषण की रोकथाम कर उनके स्वास्थ्य स्तर को बढ़ावा देना। अब जैसे होता ये था कि लोग जाते थे, स्टूडेंट स्कूल में जाता था और क्या करता था कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर से लंच लेके जा पाता था, बहुत नहीं जा पाता था। जो नहीं जा पाता था तो सुबह जाता था, शाम में आता था, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है कुपोषण की शिकार हो जाता था। तो ऐसे में सरकार ने सोचा कि क्यों ना जो है मिड टाइम का, यानी जो मध्याह्न भोजन इसीलिए नाम दिया गया कि दिन के मध्य में भोजन दिया जाता है, लंच में। तो इस प्रकार से ताकि कुपोषण को रोकथाम किया जा सके। ठीक है, बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित करना ताकि साक्षरता के स्तर में सुधार हो। अब यह इसलिए भी शुरू किया गया ताकि बच्चे में इसके प्रति लोभ बढ़े, इसके प्रति जो है ज़्यादा खाना पीना मिले, इसके लोभ से भी बच्चा जो है स्कूल जाए और साक्षरता दर बढ़े, इसके हिसाब से भी शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों को जो भी परोसे जाने वाला खाना होता है उसकी कुल ऊर्जा का लगभग 1/3 तथा कुल प्रोटीन की आवश्यकता का लगभग आधा उपलब्ध करता है। देखिए, इस भोजन का यह उद्देश्य था कि जो भी स्कूली बच्चा है उसके खाना में ऐसा भोजन परोसा जाए कि उसके जितने भी ऊर्जा चाहिए एक दिन में, उस एक दिन का ऊर्जा का 1/3, जैसे अगर हमें मानिए 1000 किलो कैलोरी अगर जो है किलो कैलोरी जो है हमें ऊर्जा चाहिए, 1000 किलो कैलोरी, ठीक है, इतना ऊर्जा एक मानते हैं सपोज डैट, तो इसका 1/3 जो है यह स्कूल के भोजन से मिले, यह इसलिए शुरू किया गया। यानी लगभग 350 किलो कैलोरी जो है स्कूल से मिले, ऐसे शुरू किए गए। ठीक है, ऊर्जा। बाकी प्रोटीन की आवश्यकता आधा, मतलब अगर प्रोटीन अगर 150 है, इसमें से आधा 75 प्रोटीन जो है इसको उसकी स्कूल से मिल जाए, ऐसा भोजन जो है परोसने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, दिया गया। उसके बाद है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन परोसे जाने वाला भोजन का मेनू निम्न प्रकार है। देखिए, अब चेंज हो गया होगा, वो बातें अलग है, बट पहले जब शुरू हुआ था तो जो है देख लीजिए, जो अनाज होता है जैसे चावल जो होता है वह 75 ग्राम प्रति बालक दिया जाता है। ठीक है, दाल जो है 30 ग्राम प्रति बालक स्कूल में। ठीक है, उसके बाद तेल जो होता है 8 ग्राम प्रति बालक, पत्तेदार हरा सब्जी 30 ग्राम प्रति बालक और अन्य सब्जियां जो है 30 ग्राम प्रति बालक जो है देने का रखा गया लक्ष्य। अब इसमें कितना मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, कितना दिन तो चावल दाल चोखे में ही काम चल जाता है, कितना आलू सोयाबीन ही खिलाता रहता है, हरे पत्तेदार सब्जियां के तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सब जो है कितना इसमें मिलता है नहीं मिलता है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, बट अगर इसमें अब चेंज हुआ होगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि अब कितना मिलता है, मेनू में भोजन अब कितना मिलता है रखा गया है, बट ये उस समय का जब शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को 200 दिनों तक पूरक आहार दिया जाता है, मतलब 365 दिन में 200 दिन जो है रखा गया कि 200 दिन भोजन दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छुट्टी वगैरह भी हो जाता है, तो काट छाँट के 200 दिन जो है इसमें दिया जाता है सप्लीमेंट्री
ठीक है, सप्लीमेंट्री आहार, पूरक आहार। ओके, तो ये आपका हो गया मिड डे मील, समझ गए। चलिए, अब मिड डे मील के बारे में आप चाहे तो और सारे चीज़ लिख सकते हैं, किसका क्या फ़ायदे हो सकते हैं, सरकार का क्या क्या जो है इसमें स्कीम होता है, इसको अपने हिसाब से आप इसको और ज़्यादा बड़ा करके लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो कोर्स कर रहे हैं GNM, इसको कौन संचालित करता है, इसको कौन मान्यता दिया है, तो यह INC ही दिया है। तो इनके कार्यों के बारे में देख लीजिए, ठीक है। चाहे आप किसी भी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल से आप कर रहे हैं कोर्स, सबका गुरु कौन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, ठीक है। एक कह देगा तो कि GNM सिलेबस बंद तो बंद, एक कह देगा कि ANM सिलेबस बंद तो बंद, एक कह देगा कि इसमें ये संशोधन किया जाए, बदलाव किया जाए तो बदलाव हो जाएगा। मीन्स ये सारे रेगुलेशन का काम, नियम कानून के काम कौन करते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल करते हैं। तो चलिए इसके कामों के बारे में ही आज देखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के निम्न कार्य होते हैं। पहला देखिए, नर्सिंग विद्यार्थी को दी जाने वाली प्रशिक्षण को अधिकृत करना, मतलब रजिस्टर्ड करना। मतलब जो भी नर्सिंग विद्यार्थी है, इसको जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है, इसको रजिस्टर्ड अधिकृत करना किसका काम है, INC का ही काम है, ठीक है। दूसरा है नर्सिंग कॉलेज व स्कूलों को मान्यता प्रदान करना व उनका समय समय पर निरीक्षण करना। इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC का काम होता है कि ये क्या करे कि समय समय पर जितने भी नर्सिंग कॉलेज है, जितने भी स्कूल है नर्सिंग, उसको मान्यता प्रदान करना और समय समय पर उसका जांच करना, निरीक्षण करना, ठीक है। तीसरा है काम विभिन्न नर्सिंग कोर्सों के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम व मापदंड तैयार करना। मीन्स वही चीज़ें हैं कि जो भी नर्सिंग कोर्स है, चाहे GNM हो, ENM हो, पोस्ट BSc नर्सिंग हो, BSc नर्सिंग हो, तो इन सब के लिए जो है नवीनतम पाठ्यक्रम और मापदंड तैयार करना कि कितना एज चाहिए, कितना जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से चाहिए, ये मापदंड और नवीनतम पाठ्यक्रम कौन लागू करता है, INC, ठीक है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का कोई रोल नहीं होता है पाठ्यक्रम और ये सब लागू करने में। नेक्स्ट है नर्सों के लिए विभिन्न विषयों पर सेमिनार व वेबिनार का आयोजन करना। नर्स के लिए जो है विभिन्न सब्जेक्टों पर सेमिनार और वेबिनार का आयोजन भी जो है INC के द्वारा किया जाता है, इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। पाँचवा में देखिएगा, राजकीय नर्सिंग कॉलेज व राज्य सरकारों को नर्सिंग शिक्षा का स्तर उच्चतम करने के लिए सलाह प्रदान करना। अब INC का एक काम होता है कि जो भी राज्य नर्सिंग काउंसिल है या फिर जो भी राज्य सरकार के अधीन में नर्सिंग शिक्षा का स्तर है, उसको कैसे बेहतर करना है, इसके लिए सलाह देने का काम कौन करता है, INC करता है। ज़रूरत पड़ने के हिसाब से यह जो है नियम कायदे भी बनाता है नर्सिंग के सिलेबस के लिए, नर्सिंग के विद्यार्थी के लिए। वो उसके बाद जो है यह जो है विभिन्न नर्सिंग क्षेत्रों में यह अवार्ड और फंक्शन का भी ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो बहुत सारे काम जो है आप लिख सकते हैं INC का जो किया जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, यह सभी पंजीकृत राष्ट्रीय स्तर पर सभी पंजीकृत विद्यार्थियों का अपने अंदर डाटा भी रखता है, ठीक है। बहुत सारे काम हैं। बाकी यहाँ पे इसके नीचे सभी का इंग्लिश दिया गया है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा। मैं कहूँगा आप हिंदी में हैं या इंग्लिश में हैं, पहले अपने वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद PDF को पढ़िएगा बाद में आकर, ताकि चीज़ें जब आप एक बार वीडियो देखेंगे और थोड़ी देर के बाद आकर PDF डाउनलोड कीजिएगा और पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो हम वीडियो में देखे हैं उसमें से कौन कौन से चीज़ें भूल रहे हैं और किस पर हमको जोर देने की आवश्यकता है। ऐसे RCH कार्यक्रम के बारे में, RCH का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCH यही होते हैं। तो RCH के कार्यक्रम के बारे में क्या है समझाना है, ठीक है। चलिए, यह क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, तो देख लेते हैं। RCH कार्यक्रम क्या है मेरे डियर। RCH कार्यक्रम, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कहते हैं, मींस जनन एवं शिशु स्वास्थ्य इसको हिंदी में कहते हैं। ये होता क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम 15 अक्टूबर 1997 में जो है लागू किया गया, लॉन्च किया गया। चीज़ों को समझ गए कि यह कार्यक्रम 15 अक्टूबर 1997 को लागू किया गया। कौन, RCH प्रोग्राम, ठीक है। RCH का पूरा नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ इसका पूरा नाम है, समझ गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशु व मातृ मृत्यु दर को कम करना है। इसका RCH का मुख्य काम यही है कि जनन, मतलब जनन रिप्रोडक्टिव, मतलब जो जनन के समय, मतलब जो माता है वो अगर प्रेगनेंसी में है तो उसको कोई ऐसे घातक बीमारी या प्रेगनेंसी के कारण मृत्यु ना हो जिससे उसका मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कम जाए। तो मातृ मृत्यु दर को जो है कम करना और साथ में नवजात शिशु के भी जो है देख रेख से संबंधित चीज़ें एक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, समझ गए।
चलिए आगे देखिए आगे क्या है। एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे तो समझ जाएंगे। अगर एक ही बार में चाहेंगे कि सबको पढ़ ले और सबको समझ ले तो नहीं हो पाएगा, ऐसे समझ गए। इसके अंतर्गत महिला को गर्भावस्था पर मतलब प्रेगनेंसी में, शिशु को जन्म देने पर व उसके बाद एवं नवजात शिशु को बेहतर व उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत, आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत होता है कि कोई महिला है वह प्रेगनेंसी पीरियड में है मतलब गर्भ अवस्था में है, वह बच्चे को जन्म दे दी है और जन्म देने के बाद भी तथा शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और उचित देखभाल प्रदान किया जाता है इस आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है। आरसीएच सेवा समुदाय व व्यक्ति केंद्रित पहुंच की आवश्यकता के आधार पर होती है। जो आरसीएच सेवा होती है यह समुदाय व व्यक्ति केंद्रित पहुंच की आवश्यकता के आधार पर होती है। मीन्स जो व्यक्ति को जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको उसी प्रकार से जो है यह आवश्यकता, यह प्रोग्राम सेवा दिया जाता है आरसीएच के अंतर्गत। ठीक है। इस कार्यक्रम का सामुदायिक स्तर, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तथा जिला चिकित्सालय स्तर पर चलाया जाता है। मीन्स इस कार्यक्रम को सभी जितने भी सरकार के द्वारा बनाए गए केंद्र है, चाहे वो उपकेंद्र हो, प्राथमिक केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिले चिकित्सालय हो, वो सभी स्तर पर जो है इस कार्यक्रम को चलाया जाता है। किसको, आरसीएच को। तो आरसीएच के बारे में समझ गए। चलिए अब देखिए आरसीएच जो है जनन एवं शिशु स्वास्थ्य के तत्व। मेरे डियर, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य के तत्व मीन्स आरसीएच के कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से तत्व है बताना है। तो आरसीएच का कौन कौन से तत्व है देख लीजिए। इस कार्यक्रम के मुख्य तत्व निम्नलिखित है। मीन्स इस कार्यक्रम का जो तत्व है, कंपोनेंट है, वह निम्नलिखित है। कंपोनेंट के मतलब क्या होता है कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होता है आरसीएच प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। तो देखिए इसके कौन कौन से तत्व है। तो पहला है परिवार नियोजन। आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत प्रोग्राम नियोजन जो है किया जाता है। तो परिवार नियोजन एक महत्वपूर्ण तत्व है आरसीएच प्रोग्राम का। नेक्स्ट है सुरक्षित शिशु एवं सुरक्षित मातृत्व। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है सुरक्षित शिशु और सुरक्षित मातृत्व मतलब चाइल्ड सेफ्टी एंड सेफ मदरहुड, CSSM। आप लोगों को पता होना चाहिए कि CSSM जो है इसी के अंतर्गत है, आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत ही है, जिसको हम लोग सुरक्षित शिशु और सुरक्षित मातृत्व कहते हैं। तो यह भी एक कंपोनेंट ही है इसका। ओके। यौन जनित रोग, श्वसन रोगों की रोकथाम एवं प्रबंधन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यौन जनित मतलब सेक्सुअल डिजीज और श्वसन से संबंधित रोगों का कैसे रोकथाम करना है, कैसे प्रबंध करना है, यह जो है यहाँ पे आरसीएच के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। तो यह तत्व है आरसीएच का। ठीक है। एंड नेक्स्ट तत्व है कि स्वास्थ्य देखभाल को व्यक्ति तक पहुँच, मतलब जो स्वास्थ्य देखभाल है वह व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, इसका भी जो है ये शामिल किया गया है। यह एक तत्व है। तो कौन कौन से तत्व है आरसीएच का, परिवार नियोजन है, सुरक्षित शिशु और सुरक्षित मातृत्व, उसके बाद है यौन जनित रोग और श्वसन से संबंधित रोगों का रोकथाम और प्रबंध, और नेक्स्ट है स्वास्थ्य देखभाल को व्यक्ति तक पहुंच। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, समझ गए। अब यहाँ पे यह जो प्रोग्राम है 2 फेज में बनाया गया। पहला है आरसीएच प्रोग्राम 1, जिसमें विभिन्न चीज़ों को जो है किया गया, विभिन्न चीज़ों का। ठीक है ना। कौन कौन सी चीज़ें हैं, सभी गर्भवती माताओं का पंजीकरण करना। ठीक है। सुरक्षित मातृत्व एवं सामान्य जांच जैसे टीकाकरण, रक्ताल्पता, ये सब के निवारण का चिकित्सा आदि। चौथा है शहरी कच्ची बस्तियों व आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्पेशल तैयार किया हुआ आरसीएच कार्यक्रम, अनिवार्य नवजात शिशु का देखभाल, 6 माह तक स्तनपान एवं उसके बाद अर्ध ठोस खाने के पदार्थ को देने चाहिए। ये सब आरसीएच के अंतर्गत शामिल है। ठीक है। छठा है 6 जानलेवा बीमारियों के प्रति टीकाकरण देना, शिशुओं को निमोनिया के रोकथाम, बच्चे में रक्ताल्पता की चिकित्सा के देखभाल। ठीक है। 8वां है प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा बच्चों का जन्म और चिकित्सालयों में प्रसव को उन्नत करना। समझ गए ना। प्रसव के उपरांत मतलब पोस्टनेंटल चेकअप करना, कम से कम 3 बार स्वास्थ्य परीक्षण करना, MTP के लिए सुरक्षित सेवाएं प्रदान करना और आपातकालीन स्थिति में गर्भवती महिला को रेफरल के लिए उचित यातायात का उपलब्ध कराना, उप केंद्रों पर अतिरिक्त ANM की नियुक्ति करना। यह आरसीएच के प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। 13 है सुरक्षित गर्भपात के लिए प्राथमिक केंद्रों पर उचित उपकरण उपलब्ध कराना व चिकित्सा की व्यवस्था करना। मतलब कह रहा है कि एक सिक्योरिटी, एक जो है सुरक्षित तौर पे गर्भपात अगर किसी को होगा
तो सुरक्षित तौर पे जो है करने के लिए जो भी प्राथमिक केंद्र है वहाँ पे उचित उपकरण होनी चाहिए, व्यवस्थित चिकित्सक व्यवस्था होनी चाहिए। सामुदायिक केंद्र पर व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 24 घंटे प्रसव की सुविधा होनी चाहिए। यौन जनित रोगों का उपचार और उपलब्धता जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो यह फेज 1 में जो है आप लोग को इतना सारे 15 पॉइंट ध्यान में रखना है। इसको आप लोग एक बार डिटेल से पढ़ लीजिएगा। 15 में से जितना आपको याद रहे आप जो है एग्जाम में लिख देंगे। ओके, फेज 2 जो है आप लोग सीधा जानिए। फेज 1 शुरू हुआ जब RCH प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तभी से फेज 1 शुरू हो गया। ठीक है, फेज 2 जो शुरू हुआ यह आगे चल के फेज 2 RCH की शुरुआत 1 अप्रैल 2005 से की गई। मतलब इसमें 2 फेज चला। एक फेज तो 1997 में ही इस प्रोग्राम के साथ में ही शुरू हो गया, लेकिन दूसरा फेज जो है वह 1 अप्रैल 2005 में की गई। ठीक है, समझ गए। अब इसमें जो है आप लोग को सभी चीज़ें जो है यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें निम्नलिखित बिंदुओं शामिल किया गया। जैसे संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर 50% किया जाए। इसके लिए प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे प्रसव की सुविधा व चिकित्सक सुविधा। मतलब पहले जो डिलीवरी होता था बड़े बड़े अस्पताल में ही होता था। ठीक है, तो इस RCH के अंतर्गत जो फेज 2 था तो वहाँ पे क्या किया गया कि 50% क्षमता कम किया गया जो चिकित्सालय है बड़े बड़े, ताकि यह चिकित्सालय के अंतर्गत जो भी स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य है, सामुदायिक स्वास्थ्य है, वहाँ पे 24 घंटे जो है प्रसव किया जाए। ठीक है, उसी प्रकार से ANM व लेडी हेल्थ विजिटर्स को उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे समान प्रसव करा सके व किसी भी प्रकार के जटिलता का प्रबंध कर सके। ठीक है, तीसरा है मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ANM स्टाफ नर्स और लेडी हेल्थ विजिटर्स को कुछ निश्चित औषधियों को प्रयोग करने की अनुमति हो, यह RCH के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, आपातकालीन प्रसव देखभाल उपलब्ध हो ताकि सिजेरियन सेक्शन सर्जरी की जा सके। अगर ज़रूरी पड़े किसी को कि सर्जरी के द्वारा डिलीवरी होगा तो यह आपातकालीन प्रसव देखभाल होनी चाहिए। 5वां है पंचायतों में उचित राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि गरीब रोगी भी आपातकालीन परिस्थिति में जो है स्थिति में मदद मिल सके, दिया जा सके। सामुदायिक प्रोत्साहन के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संगठन व महिलाओं संगठनों को शामिल किया गया। मतलब इस RCH प्रोग्राम में समुदाय को प्रोत्साहन करने के लिए स्थानीय संगठन को जो है शामिल किया गया। सिजेरियन सेक्शन सर्जरी के लिए MBBS चिकित्सकों को भारत सरकार द्वारा 16 सप्ताह का उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। अब सिजेरियन सेक्शन कैसे करना है, इसके लिए MBBS चिकित्सकों को भारत सरकार द्वारा 16 सप्ताह का उचित प्रशिक्षण भी इसी RCH के अंतर्गत दिया जाता है। एंड 8वां है इसके अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई, जिसका मुख्य कार्य ANM करती है। ठीक है, तो आप लोग को दूसरे फेज में पता होना चाहिए कि जो है जननी सुरक्षा योजना का भी शुरुआत दूसरा फेज में इस RCH के अंतर्गत ही किया गया। अब हमको इतना पता होनी चाहिए कि अगर हमको इसके अंदर के पॉइंट ध्यान में नहीं रहता है तो हम सीधा RCH के बारे में क्या जानते हैं, ऊपर में क्या क्या जानते हैं, कब शुरू हुआ वो लिख देंगे। फिर लास्ट में लिखेंगे कि इसका क्या क्या तत्व होते हैं। तत्व मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होते हैं। ठीक है, वो लिख देंगे और लिखेंगे कि यह 2 फेज में शुरू हुआ। एक फेज प्रोग्राम शुरू होने के साथ में ही और दूसरा फेज 2005 में शुरू किया गया, जो कि ऊपर आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, और यह RCH का जो है आपके यहाँ पे प्रोग्राम खत्म होता है। समझ गए चीज़ को। RCH के अंतर्गत ही दूसरे फेज में जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का शुरुआत भी किया गया। ओके, चलिए ये हो गया। यहाँ पे देखिए इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में देख लीजिएगा और हिंदी वाले अपना हिंदी में देख लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पढ़ाई करना है तो समझिए हिंदी में ही, बाकी लिखिएगा आप एग्जाम में इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि हम PDF दे ही रहे हैं। तो एक बार आप हिंदी में समझ लेंगे और एक बार खुद PDF से पढ़ लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो डियर, आप लोगों को मैं बता दूँ यहाँ पे कि अब जो दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यह क्वेश्चन आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, यह क्वेश्चन आप सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन पर हम अगर ज़्यादा जोर न दें तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, सेकेंड ईयर में भी आप जो है मेडिकल सर्जिकल में पढ़े हैं, और यहाँ पे अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में भी आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको अभी ही बता देता हूँ।
मीन्स जेरियाट्रिक नर्सिंग आप लोग जानते हैं ना, जेरियाट्रिक देखभाल नर्स की क्या भूमिका है। जेरियाट्रिक मतलब एक एल्डरली पेशेंट के लिए, मतलब एक जो ओल्ड है, बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति के लिए नर्सिंग देखभाल कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों का क्या भूमिका होगा। तो इन चीज़ों का देखभाल आपसे पूछता है बहुत बार, ठीक है ना। जेरियाट्रिक केयर बहुत बार पूछता है नर्स का रोल। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक तो आपका नर्सिंग देखभाल पूछता है, एक पूछता है जेरियाट्रिक प्रॉब्लम मतलब वृद्ध के कौन कौन से समस्या होते हैं, तो वो भी पूछ सकता है। देखभाल कैसे करेंगे, तो देखभाल आज हम देखेंगे ही, बाकी आप खुद समझिए कि एक बूढ़े व्यक्ति में क्या क्या चीज़ का समस्या होता है, ठीक है। और उसी समस्या के अंतर्गत जो है हम उसका देखभाल भी करते हैं। तो अगर दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ जाते हैं, एक क्वेश्चन समझ आते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, वृद्ध अवस्था में व्यक्ति की देखभाल विशेष हो जाती है, क्योंकि इस अवस्था में वृद्ध व्यक्ति के कार्य एवं स्वयं की देखभाल करने की क्षमता कम हो जाती है। अतः इसमें एक परिचर्या की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वृद्धा में रोगी को देखभाल निम्न प्रकार से की जाती है। अब होता यह है कि जीरियाट्रिक केयर हम लोग जानते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, वृद्ध अवस्था में उनका शरीर का जो कार्य प्रणाली होता है, जो क्षमता है, वो प्रभावित होने लगता है। व्यक्ति जो है उनको विशेष देखभाल की ज़रूरत हो जाती है वृद्ध में, क्योंकि वृद्धा अवस्था में व्यक्ति जो है कार्य स्वयं से नहीं कर पाते हैं, नहीं स्वयं से अपने को खुद को देखभाल अच्छे से कर पाते हैं। यह होता इसलिए है क्योंकि उनके जो शारीरिक क्षमता है वह काम नहीं कर पाता है, कम हो जाता है क्षमता, ठीक है। अतः इन सभी चीज़ों को देखभाल करने के लिए परिचर्या यानी नर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समझ रहे हैं चीज़ को। वृद्ध में रोगी की देखभाल निम्न प्रकार से की जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति को जो है नर्स के द्वारा निम्नलिखित चीज़ों को देखभाल किया जा सकता है या निम्नलिखित तरीक़ों से जो है भूमिका निभाया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट है पोषण प्रदान करना, पर्याप्त पोषण प्रदान करना। चूँकि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको जो है क्षमता कमज़ोर हो जाता है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, तो वैसे व्यक्ति को जो है पाचन जो है सही हो, ऐसा भोजन, ऐसा पोषण जो है पर्याप्त मात्रा में प्रदान करनी चाहिए। रोगी को उच्च कैलोरी युक्त भोजन देनी चाहिए पोषण में, ओके। ये सब पोषण से रिलेटेड चीज़ें हैं। रोगी को मेनू प्लान करने से पूर्व उसकी भोजन चबाने निगलने का पाचन क्षमता का पता करना चाहिए तथा उसी अनुसार भोजन तैयार करना चाहिए, मेनू बनाना चाहिए। रोगी के लिए भोजन निर्माण करते समय उसकी पसंद या नापसंद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति जो है बहुत सारे चीज़ों को निगलेक्ट करने लगता है। नापसंद और पसंद जो है वृद्ध व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, कहेगा कि हम ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। तो इसलिए उससे पूछना चाहिए, पता करना चाहिए उनके पसंद और नापसंद के भोजन को, ठीक है, और उसी अनुसार बनानी चाहिए। तो ये सब पोषण से संबंधित देखभाल होता है, ठीक है, पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट है, देखिएगा, रोगी को परोसे जाने वाले भोजन उनके अनुसार और सुपाच्य होनी चाहिए। रोगी को खाना खाने से पूर्व व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे हाथ धोना, कुल्ला करवाना आदि ध्यान रखनी चाहिए। रोगी को छोटे छोटे टुकड़े खाने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि रोगी जो है भर कर एक बार में ही खा ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बार बार भोजन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा तरल देनी चाहिए और रेशेदार भोजन देने चाहिए, फाइबरेट भोजन देनी चाहिए, जिससे कब्ज का स्थिति उत्पन्न न हो। तो यह जो है पोषण प्रदान करने में भूमिका एक नर्स का ये सब होता है, ठीक है। तो ये पोषण से संबंधित देखभाल हो गया। दूसरा है तनाव एवं चिंता को कम करना। अब एक जो वृद्ध व्यक्ति होता है तो वृद्धावस्था में उसको बहुत सारे सामाजिक, बहुत सारे घर का, खुद के स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारे समस्या हावी होने लगता है। पेशेंट को तनाव और चिंता होने लगता है कि हम सही होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे में तनाव और चिंता को कम करने के लिए उसके समस्या को सुनेंगे ध्यानपूर्वक, ठीक है। व्यक्ति को अपनापन और लगाव का व्यवहार जो है प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं को समाधान मार्ग बताएंगे, चूँकि वृद्ध व्यक्ति अपने घर के लिए, अपने बेटे, अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हो जाता है माइंडली रूप से। जब वह ग्रसित हो जाता है, हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या हो जाता है, तो वह सोचते रहता है बेटा के लिए कि बेटा के पास मेरा इतना पैसा नहीं है, कैसे मेरा इलाज कराएगा, वगैरह वगैरह। तो उसको आर्थिक समस्या बहुत दिखता है, तो इसके समाधान के लिए मार्ग बताना चाहिए नर्स को। रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा देना चाहिए, ठीक है। रोगी को पसंद अनुसार मनोरंजन चिकित्सा, इंटरटेनमेंट थेरेपी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि प्रेशर, माइंडली प्रेशर पेशेंट का जो है घटे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग जो है क्या करेंगे, चिंता, आवश्यक चिंता जो है और कष्ट को जो है, चिंता और तनाव को कम करना, ठीक है। तीसरा देखिएगा, व्यक्ति को स्वच्छ रखना। अब एक जो वृद्ध व्यक्ति होता है वह जो है अपने से स्वच्छता का बहुत अभाव होता है, वह खुद से अपने आप को स्वच्छ नहीं रख पाता है। जैसे मुख के साफ के लिए ओरल जो है ऐसा स्वच्छता करते हैं, एज ए नर्स उसको मुख का देखभाल करेंगे स्वच्छता का। उसको स्किन बहुत ज़्यादा गंदगी हो सकता है, झुर्रीदार हो सकता है,
तो ऐसे में उनका स्किन का देखभाल किया जाएगा। ठीक है, साफ़ सुथरी कपड़े और बिस्तर जो है उनका कपड़ा जो है साफ़ होनी चाहिए। तो ये सब स्वच्छता से रिलेटेड जो है देखभाल प्रदान करनी चाहिए एज ए नर्स। ठीक है, साथ में बालों को, नाखूनों को देखभाल स्वच्छता में करनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्याप्त आराम प्रदान करनी चाहिए। अब एक नर्स को जो है वृद्ध व्यक्तियों को पर्याप्त आराम दिलाना चाहिए और आराम दिलाने में कम से कम हर एक 2 घंटे पर जो है स्थिति को, पोजीशन को चेंज कराना रहना चाहिए ताकि दाब-बरन ना हो। और अगर कोई दबाव पड़ रहा है तो उसके लिए वाटर मैट्रेस या एयर मैट्रेस पर जो है व्यक्ति को लिटाएंगे। व्यक्ति को रात को सोते समय परेशान नहीं करना चाहिए, पूरा नींद लेने देना चाहिए। ठीक है, अति आवश्यक हो तो सीडेटिव भी दिए जाते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मरीज जो है बहुत ज़्यादा बेचैन है, रेस्टलेस फील कर रहा है तो उसे शांति वाला सीडेटिव ग्रुप का दवाइयाँ देनी चाहिए। ठीक है, 5वां देखिएगा व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना। अब एक वृद्ध व्यक्ति जो है हो सकता है खुद से अपना जो है उसका शरीर नहीं काम करे, वह व्यायाम ना कर पाए, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए नर्स का जो भूमिका होगा वह व्यायाम करने के लिए प्रेरित करने का। ठीक है, यहाँ पे जो नर्स होगी वह वृद्ध व्यक्ति को व्यायाम करने के लिए नियमित प्रेरित करेगी, जैसे गहरी सांस लेना, सुबह उठकर घूमना, योगा करना। ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों को व्यायाम करने से उसमें स्फूर्ति, ताजगी बनी रहती है। व्यायाम करने से भूख भी अच्छी लगती है। ठीक है, व्यक्ति को चलने के लिए घड़ी या वॉकर जो है प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, सेकेंड लास्ट है सुरक्षा का प्रदान करना। अब जो भी वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको बहुत सारे तकलीफ़ें होता है, जैसे लैट्रिन बाथरूम में जाएंगे तो वहाँ पे गिर सकते हैं। स्नान वाले घर बाथरूम में जाने पर वह गिर सकते हैं। उनको जो है बेड पर सही से जो है बेड पर लेटते लेटते वह बेड से नीचे गिर सकते हैं जिससे चोट लग सकता है। तो आदि इन सभी के लिए जो है सुरक्षा करेंगे, जैसे बेड के चारों तरफ रेलिंग लगाएंगे। स्नान घर को फिसलन से हटाना चाहिए, समझ गए। व्यक्ति को बैठकर नहाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति को अपने ऊपर काबू बहुत कम हो जाता है और वह बहुत ज़्यादा लड़खड़ाने लगता है, जिससे उसको सभी जगह गिरने का डर रहता है, समझ गए। तो इससे सुरक्षा करने का मतलब है कि तमाम ऐसे गलत चीज़ों से, ऐसे घटनाओं से बचाना जिससे वृद्ध व्यक्तियों को नुकसान ना हो, तो वही सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, चलिए, वृद्ध व्यक्ति को भारी कार्य करने से भी रोकना चाहिए। एंड लास्ट वाला है देखिएगा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। अब एक नर्स को चाहिए कि वह वृद्ध व्यक्तियों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करे। स्वास्थ्य शिक्षा में वह कैसे हम लाइफ स्टाइल को अच्छे रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, इसके लिए प्रेरित करेगी। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे बनाए रखना है इसका सलाह देगी। नेक्स्ट है व्यक्ति को सभी दवाइयाँ सही समय पर लेना है, इसके लिए कहना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को नियमित अस्पताल विजिट करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए और व्यक्ति को दुर्गुणों जैसे दूसरे गुण जैसे धूम्रपान, शराब का सेवन और झगड़ालू प्रवृत्ति, ये सब को जो है बचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। व्यक्ति एवं उसके संबंधियों को आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यानी बूढ़े व्यक्ति और उनके जो भी साथ में अटेंडर है उनको भी जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये 7 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझ गए। और यही वृद्ध व्यक्ति के देखभाल का 7-8 पॉइंट, जितना पॉइंट है आप लिख सकते हैं आराम से, और फिर उसके पॉइंट के अंदर में 2-2, 4-4 लाइन लिख सकते हैं, जिससे आपका पेज 2 पेज में आ जाएगा यह प्रश्न। ठीक है, तो इस ये बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।